एक क्वेश्चन है सर मेरा। हमें पता है कि सुकाम ने एक बड़ा ब्रांड बनाया 10,000 करोड़, मतलब एक बहुत बड़ा फिगर होता है। टेमसेक जैसी कंपनी, रिलायंस जैसी कंपनी ने इन्वेस्ट किया। ऐसा क्या हो गया सडनली कि कंपनी ऑलमोस्ट जीरो पे आ गई, आपको इंसॉल्वेंट होना पड़ा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लोगों को शायद पता भी है, नहीं पता, मुझे नहीं पता। मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जैसे तैसे स्ट्रगल करके, मतलब मेरा ब्रदर के साथ बीच में मेरा कुछ थॉट था कि मैं फैक्ट्री लगाऊंगा। ब्रदर उसमें राजी नहीं हुए। फिर एक नौकरी करी जहाँ पे केबल टीवी एंड सैटेलाइट टीवी का बिजनेस था। नमस्ते दोस्तों, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हमारे साथ में एक स्पेशल गेस्ट हैं हमारे स्टार्ट विद शिवम पॉडकास्ट के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूं बिकॉज इनको मैं कुछ टाइम से जानता भी हूं। इनकी स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है जो बहुत सारे लोगों को प्रेरित कर सकती है, बट ऑन टॉप ऑफ इट आज आप बहुत कुछ वैल्यूएबल लेसन्स सीखने वाले हैं। तो बने रहिए इस पॉडकास्ट में आखिरी तक। शुरू करते हैं। हेलो सर। हेलो, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू शिवम। तो जो लोग ये नहीं जानते तो उनको बताना चाह रहा हूँ कि पूरी दुनिया आपको इन्वर्टर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानती है। यू आर द पर्सन जिन्होंने एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाया जो इंडिया में 10,000 करोड़ का ब्रांड बना। एंड आज की डेट में बच्चा बच्चा जानता है कि यू आर द पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम, जब स्टार्टअप इकोसिस्टम शुरू हुआ था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा लग रहा है इस पॉडकास्ट में आते हुए? अच्छा लग रहा है, तुम्हारी एनर्जी बहुत हाई है तुम्हारी आवाज़ भी बहुत स्ट्रांग है। एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। ग्रेट सर। सर मैं आपके साथ बैठकर मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ बिकॉज जब मैंने स्टार्टअप इकोसिस्टम में शुरुआत की थी, जब मैंने कॉलेज पूरा किया था, तो मेरा मन था कि मैं बड़े बड़े यूनिकॉर्न फाउंडर से मिलूं, मुझे बहुत एक्साइट करते थे। बट जब आज मैं देख रहा हूँ कि एक जमाना वो भी था जहाँ पे यूनिकॉर्न सिर्फ फंडिंग रेस से नहीं माना जाता था, आप कितना पैसा बनाते उससे माना जाता था। तो आपकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, लेकिन हम इस जर्नी से बहुत कुछ एक्सट्रैक्ट कर पाए। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कैसे हुई आपकी शुरुआत, मतलब हाउ डिड गेट स्टार्टेड? आप दिल्ली से ही हैं और दिल्ली में तो कैसे आपने शुरुआत किया? थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड के बारे में बताइए। तो शिवम, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर रेलवेज में थे और बड़ी नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और पर मेरे दिल में शुरू से कुछ बनने की इच्छा थी। मुझे खुद नहीं पता था मैं क्या बनूंगा। तो मेरे ब्रदर के साथ हमारे घर में कुछ हालात कुछ इतने अच्छे नहीं थे, तो ब्रदर ने अपना एक पेन का बिजनेस शुरू किया। बिजनेस मतलब एक तरह से किसी से हम लेके पेन बेचा करते थे दुकानों पे जाके। उसके साथ मैंने 10वीं क्लास में शायद या 11वीं क्लास में मैंने शुरू किया ये काम बेचने का। फिर मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा। पहले मैं डॉक्टर बनना चाहता था, नहीं बन पाया। फिर मैं कॉलेज गया और कॉलेज में जाके मैंने ये सुकैम ब्रांड सोचा था कि ये सुकैम का जो ब्रांड है मैं अपने पेन्स पे लगाऊंगा, लेकिन शायद तकदीर कुछ और थी। तो फिर मैं जैसे तैसे स्ट्रगल करके, मतलब मेरा ब्रदर के साथ बीच में मेरा कुछ थॉट था कि मैं फैक्ट्री लगाऊंगा। वो ब्रदर उसमें राजी नहीं हुए। फिर कुछ और सोचा। ऐसे कर करके मैंने फिर एक नौकरी करी जहाँ पे केबल टीवी एंड सैटेलाइट टीवी का बिजनेस था। और वो मैंने 2 साल नौकरी करी और उसके बाद मैंने ये बिजनेस शुरू करा विद सुकैम ब्रांड, केबल टीवी बिजनेस। केबल टीवी बिजनेस? केबल टीवी। तो सुकैम इन्वर्टर नहीं था, केबल टीवी बिजनेस था? जी, पहले केबल टीवी बिजनेस था। वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये तो मुझे उनकी स्टोरी याद दिला रही है कि जब नाइकी, सैमसंग, ये सारी बड़ी ब्रांड्स बने थे तो ओरिजिनली वो नहीं है जो आज की डेट में हम देखते हैं। तो सुकैम में केबल टीवी बिजनेस स्टार्ट, एनी रीजन केबल टीवी बिजनेस स्टार्ट करने से? क्योंकि मैंने जब नौकरी करी तो फिर मेरा दिमाग इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गया। मुझे समझ आ गई कि इलेक्ट्रॉनिक्स ये चीज़ होती है कि केबल टीवी है, एमए टीवी, सीए टीवी। उस टाइम एमए टीवी, सीए टीवी था, केबल टीवी भी शुरू नहीं हुआ था इंडिया में। तो मुझे ये समझ आ गया कि यार ये तो मुझे तो बिजनेस करना ही था। दिमाग में तो बिजनेस ही था, नौकरी थी नहीं। तो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली उस कंपनी में कुछ सीखने की। मैं बाहर आके पहले मैंने केबल टीवी के एमए टीवी, सीए टीवी सिस्टम लगाए। फिर मैं मैन्युफैक्चरिंग में उतर आया। फिर केबल टीवी बिजनेस चलने लगा। फिर केबल टीवी में ब्रांड बनाया, उसमें काम किया, बड़ी सारी मैन्युफैक्चरिंग समझी मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, क्योंकि मुझे और एक्चुअली तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स से भी कोई लेना देना नहीं था। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में केबल टीवी के पार्ट्स बनाए, केबल टीवी के सारे वो बनाया। फिर इन्वर्टर में आ गया। बट सर आप इतनी जल्दी से सारी चीजें बता रहे हैं, यहाँ पर तो एक जो इंसान जो नौकरी छोड़ने की सोच रहा है और एक बिजनेस करने की सोच रहा है, सो मेनी यंगस्टर्स आउट देयर जो 10 साल से 5 साल से कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं और वो जॉब छोड़ना चाहते हैं, वो जॉब छोड़ नहीं पा रहे। और आप बोल रहे हो मैंने ये बिजनेस बनाया, फिर मैंने मैन्युफैक्चरिंग कर दिया, मैंने ये कर दिया। आप इतनी ईजी तरीके से बोल रहे हो, मतलब ये काबिलियत आपके अंदर में शुरू से थी या फिर आपने कर करके सीखा है? तो शिवम, जो मुझे समझ आया, किसी में कोई काबिलियत होती है वो उसको तो पता नहीं होता जब तक वो अजमाए नहीं अपने आप को। और फिर सेकेंडली शायद किस्मत भी कोई चीज़ होती है। तो काबिलियत मुझे नहीं पता था कि है, लेकिन अब मुझे धीरे धीरे समझ आने लग गया कि हाँ भाई कुछ डिफरेंट है मेरे अंदर, जो शायद मैंने कभी अपने आप को कभी इस चीज़ का कोई वैल्यू नहीं दी। बट
लाइफ चलती गई और मैं सीखता तो चला गया। अगर कोई आज ये पॉडकास्ट कोई एक ऐसा पर्सन देख रहा है जो कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, 10 साल से हो गए और उसको लगता है एक दिन आएगा मैं स्टार्टअप शुरू करूंगा, मैं खुद का बिजनेस बनाऊंगा, आप उसे क्या मैसेज देंगे? वो जॉब नहीं छोड़ पा रहा या उसको डर लग रहा है, उसको पहला स्टेप लेने में बहुत डर लग रहा है, आप उसे क्या मैसेज देना चाहोगे? तो देखो शिवम, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, समझता हूँ, जो लोग थोड़ी सिक्योरिटी में जा चुके हैं ऑलरेडी, EMI पाल लिए हैं, सब कुछ कर लिया है, शादी हो गई है, बच्चे हैं, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है, क्योंकि अगर मैं उनके एंगल से देखूं तो वो उनके लिए बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। लेकिन जिस समय मैंने चालू किया, मैं यंग था, मुझे कोई ज़्यादा कोई ऐसा नहीं था, मेरी भी शादी हो गई थी, मेरे भी बच्चे हुए थे जब, लेकिन क्या है कि मेरे अंदर शायद मुझे वो रिस्क नज़र नहीं आता। तो मैं क्या देखता हूँ, कई लोग ना बहुत भावतोल करते हैं अपनी लाइफ के बारे में, करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ। मेरा ये वाला कभी ज़्यादा रहा नहीं, मुझे जो मिला मैंने उसको आगे बढ़ाया और उसमें कूद गया। वो मेरा आज भी ये नेचर है कि मैं बहुत ज़्यादा भावतोल नहीं करता अपनी लाइफ में सोचने का कि यार ये करना है, ऐसे करना है, मुझे समझ आ गया ये करना है, बस उसके बाद फिर पैसा कहाँ से आएगा, काम कैसे होगा या नहीं होगा, मैं सोचता नहीं। तो मुझे लगता है मेरी नेचर थोड़ी इस तरह से बन गई है कि जो थोड़ी मुझे लगता है कि काफ़ी डिफरेंट है। जो लोग बहुत सोचते रहते हैं क्योंकि अगर हम आजकल सबको देखें तो वो पहले बोलते हैं, वो प्लानिंग बन करते हैं, फिर वो सारी चीज़ें बनाते हैं, फिर वो स्वॉट एनालिसिस करते हैं और तब जाके सोचते हैं कि ये करें या ना करें, विच इज़ फाइन फॉर देम। बट आपका जो काम करने का तरीका है वो आप बोलो कि मैं एग्जीक्यूशन गाय हूँ, मैं पहले एग्जीक्यूशन में बिलीव करता हूँ और ऑन द वे मैं सारी चीज़ें देख लेता हूँ। ऐसा नहीं है। देखो शिवम, जैसे आजकल आपके स्टार्टअप्स कहते हैं कि हम ए फंडिंग करेंगे, बी करेंगे, सी करेंगे, ऐसे वाले राउंड की बात करते हैं। मैं तो ऐसा कभी सोच ही नहीं सकता, और मैं आज के माहौल में भी ये नहीं सोच सकता। कोई ये कहेगा कि ए में ये होगा, बी में होगा, सी में, अरे भाई तेरा बिजनेस चालू नहीं हुआ, हाउ कैन यू से कि भाई मैं ए से बी में जाऊंगा और बी मेरे आज ही डिफाइन कर दिया। तो मुझे तो ये बात आज भी हजम नहीं होती कि जो स्टार्टअप का कल्चर है वो कैसे चलता है, कि जहां आप ये पहले ही सोच लेते हो कि आज ए सीरीज, फिर बी सीरीज, फिर सी सीरीज। अरे भाई ए से बी में पहुंचने में हो सकता है मैं पहुंचूं, नहीं पहुंचूं, या मैं कोई और रास्ता अख्तियार कर लूं। तो मेरा एक्सपीरियंस आज भी स्टार्टअप के जो इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझता। तो एक तरह की ऐसी मशीन बन चुकी है जो शायद कस्टमर के लिए नहीं, इन्वेस्टर के लिए ड्रेसअप किया जा रहा है, पूरे नंबर्स को ड्रेसअप किया जाता है, जहां पे इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए उसके दिमाग से पूरा बिजनेस बना रहा है। मुझे लगता है कि दैट्स अबाउट सीरीज ए सीरीज बी फंडिंग आजकल जो हो रहा है। एनीवे, कम टू बैक जब आपने अपना ये बिजनेस बनाया, अभी 1990s में पूरा का पूरा बिजनेस अनऑर्गेनाइज था। ये जो इन्वर्टर मार्केट थी शायद बहुत ही ज्यादा अनऑर्गेनाइज थी, एंड जहां पे आपने ऑर्गेनाइज किया, आपने एक ब्रांड बनाया। बट इस पूरे प्रोसेस को अगर आप कुछ शब्दों में बताना चाहें कि वो अनऑर्गेनाइज मार्केट को आपने कैसे कैप्चर किया, कैसे अपना पहला ब्रांड बनाया और कैसे एक बड़ा चाइना इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब है उसको आपने टक्कर दी और इंडिया में नहीं आने दिया। मुझे याद है आपने किसी भी ब्रांड को इंडिया में घुसने नहीं दिया, जबकि चाइना एग्रेसिवली किसी भी कंट्री में घुसता है तो वो उनको जीत कर आ जाता है। बट आपने एज ए इंडियन ब्रांड वहां पे अपने आपको, देश को प्रोटेक्ट किया, अपनी ब्रांड से पैसा भी बनाया, अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज भी किया। उसके बारे में जानना चाहता हूँ। ये बड़े सारे क्वेश्चन है, तो एक बार एक एक करके टैकल करते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे ये नहीं पता था कि मैं मैनेजमेंट कर सकता हूँ, कि मैं लोगों को मैनेज कर सकता हूँ, लोगों से काम करवा सकता हूँ, लोगों को मोटिवेट करके उनसे वो रिजल्ट दे सकता हूँ जो खुद से अपने आप से रिजल्ट नहीं दे सकते। तो मैंने अपने पूरे कार्यकाल में देखा कि मैंने जिसको भी चुना, एक तो ये कि मेरे को कोई बने बनाए लोग नहीं मिले, ना कोई सेल्स के लोग मिले, ना सर्विस के लोग मिले, ना कोई R&D के लोग मिले, ना कोई मैन्युफैक्चरिंग के लोग मिले, क्योंकि उस समय ऐसा कुछ होता ही नहीं था कि भाई आप किसी को कोई बंदा तोड़ लो, कोई बना बनाया आदमी है। हमारी इंडस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो मुझे लगा कि जो मुझे जैसे आपने बोला कि आपको पहले से ही पता था, तो मुझे अब पता लगा जब मैं अब लोगों से देखता हूँ, लोगों को मिलता हूँ, लोगों से देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ मैनेजमेंट आती ही नहीं लोगों को। और मुझे पता है कि अब मुझे जो समझ आया कि शायद मेरे में ये बहुत अच्छी क्वालिटी है कि मैं लोगों से काम करा सकता हूँ। मुझे मैनेजमेंट समझ आती है, मुझे समझ आता है कि इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, मैं देख पाता हूँ। और शायद पहले भी ऐसा ही था। तो मैंने फैक्ट्री लगाई, तो हमें इन्वर्टर में ये था कि लोग सोचते थे इन्वर्टर मतलब ये कि यहाँ से जितनी दूर तक कोई जाके लगा सकता है वहीं तक चलता है। तो मैंने पहली बार ऐसा इन्वर्टर में डिजाइनिंग करी कि इन्वर्टर तो मैंने बना ही लिया था, जब पहले तो मैं वो टेक्नोलॉजी लेके आया जो कोई लेके ही नहीं आया था। मैंने मॉसफेट की बात करी, लोगों ने बोला अरे मॉसफेट तो चल ही नहीं सकता, उस टाइम ट्रांजिस्टर की टेक्नोलॉजी की बात करते थे। मतलब नॉर्मल इंसान को जो ये पॉडकास्ट देख रहा है उसको मॉसफेट नहीं पता होगा। हाँ, बट ठीक है, जरूरत भी नहीं है जानने की। ठीक है, इतना जान लेते हैं कि कोई एक नई टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, जिसपे, और मैं देखा लोगों में इतना डर है कुछ नया बनाने का कि उनको लगता था ये चलेगा ही नहीं, और इस डर से वो, पर लेकिन मैंने बनाया और मैं लोगों के पास गया
और मैंने देखा लोगों को, मैंने खुद जाके साइट पे जाके ट्रेन करा। मैं खुद, लड़के मेरे साथ जाते थे और मैंने लड़के भी वो लिए, शायद वो जो ग्रेजुएट भी नहीं थे, उनको लिया, उनके साथ उनको ले गए बाजार में, और जिन्होंने खरीदना था वो भी ऐसे ही थे। आज भी आप देखिए जो दुकानदार है वो कोई इंग्लिश में बात नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे सारे लोग एचआर वाले हायर करते हैं कि भैया इंग्लिश स्पीकिंग बंदा लो। अरे भाई वो तो नाराज हो जाता है दुकानदार। तो हम जिस डीलरों से मिले, जिन लोगों से मिले, वो सब हिंदी स्पीकिंग थे या जो लोकल लैंग्वेज थे। तो हमने लोगों से दिखाया, देखो मैं साथ लेके जाता था प्रोडक्ट, लोगों को दिखाता था खोल के, ये लो देखो ये प्रोडक्ट है, ये है। और देखिए जो मुझे समझ आया लाइफ में, आप बाहर निकलो, काम करो, रिजल्ट आएंगे, नहीं भी आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं तो बचपन में ही पेन बेच के आया था, तो मुझे पता था यार रिजेक्शन तो होता ही है। 10 के पास जाएंगे 2 ही मानेंगे या 1 ही मानेगा, 9 तो मैं रिजेक्ट ही करने वाले हैं। तो वो कॉन्फिडेंस मैं बचपन में ले चुका था बेचने का। और फिर उसके बाद मुझे समझ आया लोगों को कैसे ट्रेन किया जाता है, लोगों को, और बार बार कंटिन्यू उनको कैसे कोई चीज़ें समझाई जाए, बार बार, तो लोग समझ जाते हैं। एक बार किसी को समझा दो जल्दी समझता नहीं है, क्या समझाना है, कैसे समझाना है, और बार बार क्या बाजार को बोलना है, क्या लड़कों को बोलना है, इंटरनल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होता है। मेरे को याद है कि मैं आपको एक बात बता रहा था, बीच में रह गई। तो जब मैंने इन्वर्टर बनाया तो उसमें जो पैकेजिंग थी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। कि लोग पहले क्या करते थे, पैकेजिंग ऐसी उठा के खुद गाड़ी में ले जाता था या स्कूटर में ले जाता था, बंदा बांध के ले जाता था। हमने उसको भेजना था थ्रू दी ट्रक्स एंड वो, तो हमने इन्वर्टर में पैकेजिंग बनाई थर्मोकोल की, और उसको ऊपर से गिरा के देखते थे, फिर टूट जाता था क्योंकि इन्वर्टर बहुत भारी होता था। फिर उसके बाद पैकेजिंग में कलर पैकेजिंग करी, उस पर एक अच्छा सा प्रोडक्ट की फोटो, पहले तो ऐसे ही लोग व्हाइट कलर के डब्बे में लगाया और भेज दिया। तो मैं अगर छोटी छोटी बातें बोलूँ तो इंडस्ट्री में सबने मुझे कॉपी मारा, कैटलॉग मैंने बनाया, सबने मेरा कैटलॉग मारा कॉपी। तो ये एक तरीके से ब्रांड पोजीशनिंग, ब्रांडिंग जो शायद उस टाइम पे कोई नहीं कर रहा था, सब लोकल चाइनीज प्रोडक्ट्स बेच रहे थे, तो आपने बोला कि वहां पे अपने ब्रांडिंग से इनोवेशन किया। और वो मैंने केबल टीवी में शुरू कर दिया था। मैंने केबल टीवी में भी जब अपने प्रोडक्ट बनाया, उसमें ब्रांडिंग, कैटलॉग और कैसे पोजीशनिंग करनी है, मैंने अपनी डिश लगाई तो उस पर सूखा कैसे छपा रहे ज्यादा देर तक, वो क्या पेंट यूज किया जाए। मतलब मैं शुरू से ऐसी चीजें सोचता था शायद, कि मुझे पता था कि भाई ये चीज ऐसी ही होगी तो ठीक चलेगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, अभी जैसे आजकल बहुत सारे यंग ग्रेड्स हैं, 20, 22, 24 साल के बच्चे, उनको बिजनेस बनाना सीखना, उनके घर वाले बोलते हैं कि जा बेटा MBA करके आओ, लो 30-40 लाख रुपए और सीख कर आओ बिजनेस कैसे बनता है, एंड दे गो टू अ B स्कूल एंड व्हाट डू यू थिंक, कॉलेजेस आर स्कैम, ऐसा आपको लगता है क्या? देखिए मैंने बड़े MBA हायर करे और बड़े सारे फायर करे। कोई MBA जाने से कोई मतलब मुझे लगता है कि वो शायद एक फॉर्मल डिग्री जरूर मिल जाती है, फॉर्मल ट्रेनिंग जरूर हो जाती है, लेकिन जब तक आप बाजार में जाके धक्के नहीं खाओ, बाजार में एक डीलर के पास जाके समझो नहीं कि डीलर क्या चाहता है, कैसे वो माल लेता है, क्यों माल लेता है, पैसे कैसे देता है, कभी पैसे नहीं भी देता तो भी हम उससे लड़ नहीं सकते, 4 बार जाके उसके हाथ पैर जोड़ के या दूसरे तरीके से हम उससे पैसे कैसे लेते हैं, चेक क्या होता है, कैश क्या होता है, ये सब चीजें तो प्रैक्टिकल जाके सीखी जाती हैं। कहाँ MBA में कोई सिखा देगा? तो आपको लगता है 2 साल 3 साल MBA को देना वर्थ इट आज की डेट में या नहीं, या किसी को अपना बिजनेस बना के सीखना चाहिए? मुझे लगता है कि अगर आप बिजनेस बना के कुछ करके फिर MBA करो तो शायद आपको ज्यादा समझ आएगा, क्योंकि वो आप रिलेट कर पाओगे। आपने कोई चीज करी नहीं हुई और आपको कोई थ्योरी समझाई जा रही है तो शायद आप रिलेट नहीं कर पाओगे। ट्रू। और फिर जितनी ज्यादा डिग्री होती है उससे ज्यादा प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। फिर आदमी को लगता है यार मैंने अब MBA करी हुई है, मैं इस आदमी के साथ जाके बात करूंगा, ये तो कुछ भी नहीं है लेवल इसका। वो जैसे मैंने देखा जितने भी ज्यादा लोग पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनकी ईगो बढ़ती जाती है। जनरल ट्रेंड है, मतलब इट्स नॉट दैट कि भाई मैं कुछ अलग बोल रहा हूँ। जैसे आप देखेंगे वो PhD है, वो हार्डली कोई बिजनेस में उतरेगा, क्यों? वो बहुत पढ़ चुका है। उसको अपने आप से कंपेयर करना होता है कि यार मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, ये सामने वाला ऐसे है, तो वो जो कंपैरिजन आने लगता है तो शायद आप एक सेल्समैनशिप से दूर होते चले जाते हैं। वेरी गुड पॉइंट, दैट्स वेरी वैलिड पॉइंट, अच्छा पॉइंट है। अभी जो बहुत सारे प्रोडक्ट इनोवेटर्स हैं इंडिया में, बहुत सारे जिन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए हैं, मैन्युफैक्चरिंग अच्छी अच्छी चीजें की हैं, बट वो ग्लोबल बिजनेस नहीं बना पाते। बहुत फ्यू ब्रांड्स हैं जो इंडिया से इवन बाहर अफ्रीका तक भी गई हो, बहुत कम ब्रांड्स है, लेट मी टेल यू राइट। आपने 90 कंट्रीज तक अपना प्रोडक्ट बचाया, मतलब बहुत कम फाउंडर्स होंगे जो प्रोडक्ट को 90 कंट्रीज तक लेकर गए, क्योंकि उन्हें सोचा भी नहीं होगा। ऐसा मैसेज आप उन लोगों को क्या देना चाहोगे जो अपना प्रोडक्ट इंडिया से ग्लोबल करना चाहते हैं? बहुत एस्पिरेशनल है। तो आजकल तो बहुत आसान हो गया शिवम, आजकल ऑनलाइन है, इतना कुछ है, आपको ट्रैवल भी नहीं करना, आपको तो बस एक फोटो भेजनी है, अपने प्रोडक्ट के बारे में भेजना है और 10 लोगों को भेजना है, शायद एक इंटरेस्टेड हो जाए। हमारे टाइम में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। लेकिन पहली जो चीज़ थी जो थी वो मेरे अंदर सोच थी। मैंने आज देखा मेरी एक सोच है,
मैं सोच लेता हूँ मुझे ये करना है, कैसे होगा मुझे नहीं पता होता। फिर मैं जब करने लगता हूँ तो मुझे उसके रास्ता दिखने लगता है, और फिर मैं रास्ता बदल लेता हूँ पीछे, मुझे समझ आता है यार ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता है। तो मुझे लगता है हम सब बिजनेसेस में जनरली ऐसे कुछ डिफाइन नहीं होता है कि मैंने ये करा ऐसे ही होगा। मुझे ये पता है मुझे करना है, कैसे करना है मुझे नहीं पता, लेकिन वो जब मैं अपनी सोच को नहीं बदलता कि मैंने ये करना है, तो रास्ता मेरा इधर उधर से करके कहीं ना कहीं पहुंच ही जाता है। तो मैंने पहले सोचा था जब, तो मुझे याद है कि हमारे एक श्रीलंका में उस टाइम बड़ी लड़ाई चल रही थी, 2003 की बात है, और कि हमारे यहाँ से कोई इंडिया से इन्वर्टर लेके वहाँ चला गया। ये राजीव गांधी वाला टाइम था? ये मुझे याद नहीं है। अच्छा। 2003 का टाइम था। और उसने वहाँ से मुझे चिट्ठी लिखी कि यहाँ, उस टाइम मेरे को याद नहीं कि मेल्स होती थी नहीं होती थी, तो उसने मुझे चिट्ठी लिखी जी श्रीलंका में बड़ा स्कोप है, ये वो है। ठीक है, हम पहुँच गए श्रीलंका, और उस टाइम बड़ी वॉर चल रही थी। वो बंदा कह रहा था सर नहीं आओ, ये मतलब क्या कि वो LTT का ज़माना था। हम पहुँच गए और वहाँ पे हमारा उससे बिजनेस चालू हो गया। फिर उसके बाद श्रीलंका में ब्रांड्स थे, और जैसे एक ऊषा ब्रांड है और बड़े सारे ब्रांड थे जिन्होंने मुझसे माल ब्रांड कराया। उसके बाद मेरा रास्ता खुलता चला गया। हम बांग्लादेश में गए, बाकी फिर नाइजीरिया, घाना, केन्या। मेरे बड़े सारे किस्से हैं जहाँ पे मैंने बहुत सफ़र किया, मतलब जाना आसान नहीं था। फिर मैंने लड़के लगाए कि चलो भाई जाओ भैया इस कंट्री में जाओ, एक को साथ ले गया, इंडिपेंडेंट भेजा। जिन लड़कों ने कभी आज तक बाय एयर ट्रैवल नहीं किया था, उनमें से एक लड़के को मैंने बोला कि तू जा ट्रैवल कर इस कंट्री में। तो मतलब मुझे लगता है कि भाई मैंने सोच लिया था, और मेरी कंपनी में भी लोग ऐसे सोचते थे यार ये नहीं कर पाएंगे, हम ये नहीं कर पाएंगे। पहली बात जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि हमारे जो एम्प्लॉइज थे उन्हीं में कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि ये कर पाएंगे। तो मुझे पता था सबसे पहले इनका दिमाग खराब करो। सवेरे शाम उनको बोलता था यार ये कर देंगे, चाइना क्या चीज़ है, हम है ना। तो कर करके मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि पहला कस्टमर जो आपका है वो है आपका एम्प्लॉय। और मैं आजकल देखता हूँ कि अगर फाउंडर सोचता है यार मेरे को CFO भी मिल जाए, CTO भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, फिर तू क्या करेगा। तो मुझे लगता है कि पहली अपनी नॉलेज, हमारे टाइम में ऐसा कुछ था ही नहीं कि हमें कोई बने बनाए लोग मिल जाते हैं, CTO मिल जाता है या R&D का हेड मिल जाता है, या कुछ जो सामने आया उसको बना दिया सामने। मतलब फिर लोगों को ऑब्वियसली चूज एंड पिक एंड फायर ये सब चला लाइफ में। एंड बट मुझे लगा कि मैंने सीखा, और अब मेरा जो कॉन्फिडेंस आया लाइफ में, अब मैं बड़े सारे लोगों को, नए स्टार्टअप्स को मिलने जाता हूँ और मैं देखता हूँ यार इनका क्या हाल है, तो मुझे एकदम क्लैरिटी आ जाती है कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। एक क्वेश्चन है सर मेरा, हमें पता है कि सुकाम ने एक बड़ा ब्रांड बनाया, 10,000 करोड़, मतलब एक बहुत बड़ा फिगर होता है। टेमसेक जैसी कंपनी, रिलायंस जैसी कंपनी ने इन्वेस्ट किया। ऐसा क्या हो गया सडनली कि कंपनी ऑलमोस्ट जीरो पे आ गई, आपको इंसॉल्वेंट होना पड़ा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लोगों को शायद पता भी है, नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। शिवम देखिए, कुछ टाइम ऐसा आया मेरा जहाँ पे मेरा डाइवोर्स चल रहा था, और मैं मतलब मेरा डाइवोर्स जो हुआ वो पब्लिक डाइवोर्स हुआ, और काफ़ी मेरे पे पर्सनल जो कहते हैं मेरे इमोशंस काफ़ी हिले हुए थे। पर चलिए वो तो मैं फिर भी संभाल लेता, क्योंकि मैंने वो संभाल ही लिया था। जो सबसे बड़ा कारण बना हमारा इन्वेस्टर। तो दिस कंपनी वाज इन्वेस्टेड बाय रिलायंस एंड तमसक। रिलायंस में अनिल अंबानी की कंपनी है जिन्होंने जॉइंट वेंचर किया हुआ था, रिलायंस पावर फंड के नाम से था, जिसमें फिर उन्होंने कुछ साल पहले वो खरीद लिया था, रिलायंस ने तमसक को खरीद लिया। तो फिर उसके बाद तो मिसमैनेजमेंट का दौर ही चल गया उनकी कंपनी में, और आपको उनके बारे में मालूम ही है। तो उन्होंने हमारी कंपनी के बोर्ड पे एक नॉमिनी रखे जो बहुत ही नेगेटिव थे, कोई IRS ऑफिसर थे। उन्होंने जो कंपनी में आके भूचाल मचाया, एक तो मेरा पर्सनल प्रॉब्लम तो चल ही रहा था, उन्होंने उसमें ऐड फ्यूल करा। उन्होंने आके मेरा और मेरे बेटे के बीच में झगड़ा करा दिया, और फॉरेंसिक ऑडिट करा दिया। आप सोचिए कभी किसी कंपनी में कोई इन्वेस्टर आके फॉरेंसिक ऑडिट करा दे, चलती हुई कंपनी, आपके इन्वेस्टर ने जी, उन्होंने फॉरेंसिक ऑडिट करा दिया। और ये बात बैंकों से छुपी नहीं थी, और बात कंपनी इतनी खराब नहीं चल रही थी, कंपनी ठीक चल रही थी। कंपनी को थोड़ी देर के लिए 1 आध साल लॉस हुआ था जो हम बड़ी जल्दी रिकवर कर सकते, लेकिन वो फॉरेंसिक ऑडिट उस कंपनी को डूबने का एकमात्र कारण बन गया। बैंकों को पता था कि फॉरेंसिक ऑडिट हो गया, और उससे बैंकों का कॉन्फिडेंस कंपनी में हिल गया।
उधर से मेरा पर्सनल डाइवोर्स चल ही रहा था। तो मुझे लगता है कि शायद इन्वेस्टर्स कभी कभी ये नहीं समझ पाते कि वो अपना पैसा भी डुबो रहे हैं। तो उसमें उनका काफ़ी बड़ा हाथ रहा। क्या मैसेज देना चाहेंगे आज की फाउंडर्स को जो बड़े बड़े वीसी से पैसा उठा रहे हैं? देखिए, फाउंडर्स को ये पता ही नहीं होता कि जब वो साइन कर रहे हैं तो क्या साइन कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले एग्रीमेंट में पर्सनल गारंटी है आपकी, जो किसी को पता नहीं होता पर्सनल गारंटी होती क्या है। मुझसे समझे कोई कि पर्सनल गारंटी क्या होती है, कि मैंने अपना घर बेच दिया बिकॉज ऑफ द पर्सनल गारंटी। तो मुझे लगता है कि फाउंडर्स के पास कोई ज़्यादा चॉइस भी नहीं होती, उनको पैसा चाहिए किसी भी तरह से, बस पैसा, अपना मिशन चाहिए, मिशन उनको अपना मिशन चाहिए। पैसे के लिए क्या साइन कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या डॉटेड लाइन पे लिखा हुआ है जिस पे वो साइन कर रहे हैं, उनको पता नहीं होता। बट ठीक है, मुझे नहीं लगता कि सब कोई ऐसे कोई इन्वेस्टर ऐसे करता है। जनरली इन्वेस्टर जो होते हैं उनको पता होता है हमें अपना पैसा बचाना है। तो अगर अपना पैसा बचाना है तो उसको पता है फाउंडर को बचाए बिना अपना पैसा बचा नहीं सकते। बट अब अनिल अंबानी जी की अपनी थॉट थी, या शायद उनके नीचे के लोग कुछ अपनी थॉट रखते थे। काफी मुश्किल था दोबारा से स्टार्ट करना आपके लिए? शायद नहीं। क्यों? मेरा डाइवोर्स ज़्यादा मेरे लिए हमेशा से वो बना रहा कि वो शायद मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल था हैंडल करना। ये इतना मुश्किल है। लड़ाई करी दोबारा से आप बना सकते हो? अरे आसान है। मतलब देखिए, आप इमोशनल चीज़ें शायद हैंडल करना, शायद जो लोग मुझे लगता है कि जैसे आपने बोला पैशन ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो जो पैशनेट होते हैं वो इमोशनल भी बहुत होते हैं। तो उनके इमोशन दोनों साइड जा सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर नेगेटिव चले गए तो उनको डुबो देंगे, पॉजिटिव चले गए तो उनको बहुत ऊपर ले जाएंगे। तो वो इमोशंस मेरे अंदर हैं ही हैं। तो शायद मैं पर्सनल जो चीज़ थी उसको हैंडल करने में ज़्यादा टफ रहा मेरे लिए रादर देन प्रोफेशनल लाइफ। ग्रेट सर, जाते जाते 3 क्वेश्चंस आखिरी में, सो दैट हम इसको रैप अप कर सके। पहला, आज आप ब्रांड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका अभी हायर पर्पस क्या है? व्हाट्स योर हायर पर्पस ऑफ योर लाइफ राइट नाउ? सी, जैसे आपने बोला कि मैंने इतना कुछ सीखा लाइफ में, अब इस उम्र में आके मैं दोबारा से स्टार्ट करूं और दोबारा से वो करूं, वो मेरा वो नहीं है। और जो मैंने सीखा हुआ है, क्यों ना मैं लोगों को उसकी हेल्प कर दूं, जो मेरे सीखा हुआ किसी का काम आ जाए, एंड सेकेंडली मेरे पैसे भी बन जाए। ऑब्वियसली आई वांट टू मेक माय मनी आल्सो। बट मेरा जो अब तक का जो मेरा एक्सपीरियंस आया है यंगस्टर्स के साथ डील करके, कि लर्निंग भी है। उनकी एक थॉट है जो मेरे में नहीं थी, कि भैया कंपनी बनाओ बेचो, जो मुझे कभी समझ ही नहीं आया, लेकिन अब मुझे समझ आता है। मेरा पहला मिशन है कि जिस कंपनी में जाऊंगा मैं कहूंगा भाई 3 से 4 साल में बेचनी है तो मैं तेरे साथ आता हूँ, मैं नहीं आता। जो मैंने आज तक नहीं करा कभी लाइफ में, पर मैंने ये आप जैसे यंगस्टर से सीखा कि एग्जिट मारना, क्योंकि एग्जिट मारना जरूरी है लाइफ में, जो मुझे कभी आज तक समझ नहीं आया था, मुझे अब समझ आया, बहुत देर में समझ आया। सेकेंडली, यंगस्टर्स को ना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होते लाइफ के, ना उनको लीगल पता है, ना उनको क्या बोर्ड मीटिंग्स क्या होती हैं, या इन्वेस्टर कैसे हैंडल हो सकते हैं। तो हमने तो बहुत पुराने टाइम में बोर्ड मीटिंग्स कैसे थी, आप मानेंगे नहीं। मेरे बोर्ड पे थे मिस्टर एक्साइड के चेयरमैन थे, मिस्टर क्या कहते हैं, एक्साइड के चेयरमैन थे। उसके बाद चेयरमैन ऑफ एबीबी, वो मेरे बोर्ड पे थे। तो चुने चुने लोग मैंने बोर्ड पे रखे, मैंने कभी भी अपने बच्चों को बोर्ड पे नहीं लाया। तो मुझे पता है कि रिलेटेड पार्टी एक्टिविटी क्या होती है, बोर्ड क्या होता है, कैसे आपको डिस्टेंस बना के रखना है। और मेरी पूरी इंसॉल्वेंसी में जो सूकैम का जो बैंक्रप्सी हुई, कोई भी मेरे पे पर्सनल दाग नहीं लगा। जो भी थे कंपनी के रिलेटेड थे। तो इसका मतलब मुझे उस समय भी पता था क्या नहीं करना। तो आज तो और अच्छा पता है, क्योंकि मैंने CBI ED सब झेल ली इस समय में। तो मुझे लगता है कि मेरी जो चीज़ें बहुत वैल्यूएबल है, जो मैंने सीखा वो बहुत वैल्यूएबल है, जो बहुत लोगों के काम आ सकता है। और मैं जब भी बात करता हूँ तो मुझे सामने वाले को भी रियलाइज हो जाता है, मुझे भी रियलाइज हो जाता है कि इसको हवा ही नहीं है कि क्या होने वाला है। वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसे के अलावा आज की डेट में एक यंगस्टर को किस चीज़ों पे किन 5 चीज़ों पे फोकस करना चाहिए? बिकॉज हर कोई पैसा ही चेज कर रहा है, सबके लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एग्री। बट एज यू मेंशन, और अभी आपकी स्टोरी से हमने सीखा, पैसे के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसी क्या 5 चीज़ें हैं पैसों के अलावा जिसको हम एक वेल्थ का नाम दे सकते हैं? सो मुझे लगता है कि जब आदमी कोई काम करता है तो सबसे पहले लिगेसी छोड़ना चाहता है कि आप किस तरह से जाने जाओ। तो आज मेरा जो कोई भी जानेगा तो जानेगा, यार इसने सूकैम ब्रांड खड़ा करा, इसने इन्वर्टर खड़ा करा इंडस्ट्री में, एक्सपोर्ट खड़ा करा, ये खड़ा करा।
तो मुझे नहीं पता था जब मैं काम कर रहा था मुझे मेरी क्या लिगेसी होगी क्या नहीं, मैं तो काम कर रहा था, मेरे को जो सामने मिला मैंने वो किया। लेकिन आज मुझे समझ आता है कि आप अगर लोग आपको जाने, वैसे तो ज्यादातर लोगों की फोटो और उसके बाद हारी लगने वाला है, लेकिन फिर भी कोई आपका बेटा आपके बारे में बोले, नाती आपके बारे में बोले, तो क्या बोले? तो लेगेसी इज फर्स्ट। लेगेसी। व्हाट्स द सेकंड? क्या आप मतलब क्या आपका लर्निंग मोड है कि बंद हो गया? क्योंकि मैं कई लोगों को देखता हूँ, अरे यार मेरे तो 50 साल हो गए, मैंने बड़े पैसे कमा लिए। एग्जैक्टली। ठीक है, जैसे ये आया मतलब आपने बुढ़ापे को दावत दे दी। तो आपके दिमाग में आप यंग कैसे रहोगे जब तक आप लर्न कर रहे हैं? बिल्कुल। और अगर आपकी लर्निंग छूट गई तो समझो आपका बुढ़ापा उसने बुढ़ापे ने आपको पकड़ लिया। मैंने बड़े सारे लोगों को मिला, क्योंकि अब मेरी एज ऐसे मैंने बड़े लोगों ने देखा जिन्होंने कहा 40 में हमने भाई हम तो 40 में भाई हमने तो बस बहुत पैसे कमा लिए, बहुत पैसे रिटायर हो गए हम, रिटायर हो गए। और फिर मैंने उनका हश्र भी देखा। नंबर थर्ड हेल्थ। नहीं, हेल्थ तो है ही है, हेल्थ तो ऑब्वियसली है, हेल्थ तो आपको बाद में पता लगती है, हेल्थ तो आपके लिए क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइफ का हमेशा मिशन रहना चाहिए, मिशन रहना चाहिए। जिस दिन आपका मिशन खत्म हो गया, जब आपको ये नहीं पता सुबह उठ के मैंने करना क्या है, तो आप सोचिएगा आपकी लाइफ फिनिश्ड। आपका हमेशा मिशन होना चाहिए। वो मिशन बदलता रहता है समय टू समय, टाइम टू टाइम बदलता रहता है, लेकिन जब आपके पास मिशन नहीं है लाइफ में तो देन यू आर अ डेड मैन। नंबर 4। अब आप इतनी सारी गिनवाती रहेंगे चीजें। मेरे पूछने का मकसद ये था बिकॉज सिर्फ चेजिंग द मनी इज नॉट राइट थिंग। बहुत सारे लोग अपने आप को प्रोग्राम इस तरीके से लगते हैं कि उन्हें सुबह से शाम बस पैसा बनाना है और कुछ नहीं करना। तो मैंने बहुत सारे फाउंडर्स को देखा है वो शायद पैसा बनाने के चक्कर में बहुत गलत चीजें भी कर जाते हैं। तो देखिए हेल्थ, जैसे आपने बोला हेल्थ, एक समय में आपको लगने लगता है कि जब आपकी हेल्थ कुछ कोई चैलेंज आता है तभी आपको हेल्थ याद आती है, अदरवाइज नहीं याद है। स्पेशली आप व्हेन यू आर यंग। ट्रू। तो आप या तो देखा देखी में, आपको कब आता है? मैं शुरू से ही हेल्थ कॉन्शियस था, मतलब मुझे पता नहीं, वो मेरा पार्ट था। योगा करना, मैंने क्या कहते हैं, मेरे को कभी भागना नहीं आता था, तो मैंने मतलब हाफ मैराथन करी 3 बार, टारगेट बनाया कि भाई मुझे 2 घंटे से नीचे आना है, वो करा। ऐसे स्विमिंग मेरा पैशन है, तो ऐसा कुछ ना कुछ मैं करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ मैं सीखता रहता हूँ, करता रहता हूँ, और मैं मतलब हेल्थ के प्रति सजग रहता हूँ। नाइस। वी कम टू द एंड सर। आपकी जर्नी हम सबके लिए बहुत इंस्पिरेशनल है। मुझे लगता है कि बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह से 60 साल की एज में भी रॉक स्टार की तरह रहते हैं। एंड दो लाइफ जितनी भी जैसी कंट्रोवर्शियल वाली हो, लेकिन उससे बाउंस बैक करना वही मुझे बोलता है कि एंटरप्रेन्योर की रियल स्पिरिट है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो। मुझे लगता है आपकी स्टोरी बहुत सारे लाखों फाउंडर्स को इंस्पायर करने वाली है, एंड शायद इस पॉडकास्ट के माध्यम से वो आपको रीच आउट करेंगे सो दैट यू कैन कनेक्ट विद मोर पीपल, और इंडिया में और बहुत सारे फाउंडर्स ऐसे क्रिएट करें जो ग्लोबली सामान बेचें। थैंक यू सो मच। थैंक यू शिवम, मुझे बुलाने के लिए।